दर्शकों नमस्कार। निवेश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं, मौजूदा वित्तीय वर्ष अपनी समाप्ति के बस कुछ दिन का मेहमान और है। और जब ये समय आता है तो आयकरदाता जो होते हैं वो कई तरह के विकल्पों को चुनते हैं ताकि उन्हें आयकर में भी छूट मिले और उनका निवेश भी सुरक्षित हो। यही विषय आज हमने निवेश कार्यक्रम में रखा है, निवेश भी और आयकर बचत भी। किस तरह से निवेशक आयकर बचत के विकल्पों को चुन सकते हैं और किस तरह से वो फ़ायदेमंद होते हैं, आपकी परिस्थिति के अनुसार कौन सा आपके लिए अनुकूल रहेगा, इस विषय पर आज बात करेंगे हमारे विशेषज्ञों के साथ। और आपको बता दें कि आज विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस भी है। उपभोक्ताओं के क्या अधिकार हैं, किस तरह से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए ताकि आपके साथ कुछ भी ऐसा अप्रिय ना हो, इस विषय पर भी हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। आइए पहले आपका परिचय करा देते हैं विशेषज्ञों से। संजय मीरानी जी हैं आज हमारे साथ स्टूडियो में, वित्त विशेषज्ञ हैं। मीरानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। दर्शकों नमस्कार। और हमारे साथ सौरभ श्रीवास्तव जी हैं, वित्त विशेषज्ञ। सौरभ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रेम जी। और दर्शकों, आप भी जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। नोट कीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स 26600049 हमारे यहाँ का टेलीफोन नंबर है और 0755 भोपाल का STD कोड है। टोल फ्री नंबर भी हम आपको बता देते हैं 1800-233-0040। तो आयकर में बचत के कौन कौन से विकल्प हैं और किस तरह से निवेश के माध्यम से आप उनका उपभोग कर सकते हैं, फ़ोन लगा सकते हैं, इस विषय पर जानकारी के लिए स्वागत है आपके फ़ोन कॉल्स का। शुरुआत करते हैं सौरभ जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस भी है, तो संक्षेप में आप दोनों विशेषज्ञों से जानना चाहेंगे कि उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं और किस तरह से वो जागरूक रहना चाहिए उन्हें। देखिए, उपभोक्ता के सबसे जो मुख्य अधिकार है कि उन तक जो राइट प्रोडक्ट है एट द राइट प्राइस उन तक पहुंचना चाहिए और उनके पास साथ किसी भी तरह का ऐसा ना हो जिसके लिए उनका बाद में उनको पछतावा हो या परेशान होना पड़े। तो देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि मैन्युफैक्चरर को जो प्रोडक्ट बनाना चाहिए वो उपभोक्ता की डिमांड, उसकी हर एक ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरर के अलावा जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि ये कस्टमर के या उपभोक्ता के काम का हो। पर फिर भी कई बार ऐसा होता है आपसी समझ के कारण या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कि कोई गलत प्रोडक्ट उपभोक्ता के पास पहुंच जाता है। तो उनके पास ये अधिकार है, जैसे अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो उनके पास ये अधिकार होता है कि वो अपनी पॉलिसी प्राप्ति के 15 दिन के अंदर उसको रिटर्न कर सकते हैं। दूसरा अधिकार उनके पास है कि अगर किसी भी तरह का फिर भी उनको कोई ग्रीवेंस है तो वो कंपनी में उस चीज़ की कंप्लेंट कर सकते हैं। कंपनी में अलग अलग लेवल पे ऐसे ग्रीवेंस सेल्स बनाए हुए हैं, नोडल ऑफिसर्स बनाए हुए हैं। और अगर उनका इस बात का ध्यान कोई भी कंपनी भी नहीं देती है इस पर और उनको रेजोल्यूशन नहीं मिलता है तो वो उपभोक्ता फोरम, या जैसे इंश्योरेंस की बात करूं तो इंश्योरेंस में वे जा सकते हैं ओम्बड्समैन के पास अपनी कंप्लेंट लेके, इंश्योरेंस IRD के पास भी अपनी कंप्लेंट लेके जा सकते हैं। और अगर उनको कोई कैपिटल मार्केट से रिलेटेड परेशानी है तो वो SEBI के पास भी अपनी सुनवाई के लिए जा सकते हैं और निश्चित ही उनके इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के रेगुलेटर्स बहुत स्ट्रांग है। चाहे बैंक से आपको किसी भी तरह की कंप्लेंट हो, आप RBI के पास जा सकते हैं। टेलीकॉम से रिलेटेड कंप्लेंट हो, आप जो ट्राई है उसके पास जा सकते हैं। आपको अपनी पेंशन से रिलेटेड कंप्लेंट हो, आप PFRDA के पास जा सकते हैं। मतलब हर वस्तु और सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में उनके लिए सारे प्लेटफॉर्म ऐसे उपलब्ध हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स उनके लिए बने हुए हैं शासन के द्वारा कि वो अन्याय कहीं नहीं होगा। आप इस बात से बेफिक्र रहें। समय रहते हुए, जागरूक रहते हुए आपको उस कंप्लेंट को रेज करना होगा। समय का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि एक समय के बाद अगर आप उस कंप्लेंट को रेज करते हैं तो उसकी सुनवाई भी नहीं होती है फिर। बिल्कुल। संजय मीरानी साहब, आपके पास बहुत लंबा अनुभव है इस क्षेत्र का और कई तरह की आप चुनौतियों का समाधान सब सारे आपके पास सॉल्यूशन उपलब्ध हैं। होता क्या है कि हम निवेश करते हैं तो उसमें भी पैसे का आदान प्रदान होता है। अब हालांकि हम बाजार में कोई वस्तु खरीदते हैं तो वो निवेश तो नहीं कही जा सकती, लेकिन पैसे का आदान प्रदान तो वहाँ भी होता है। तो सबके स्वभाव के अनुसार सबके एक प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि उपभोक्ता ठग जाता है। ऐसी स्थिति में किस तरह से उसको आगे एक्शन लेना चाहिए अपने संरक्षण के लिए? देखिए, जैसा
अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से, अभी जैसे सौरभ जी ने कहा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं तो सौरभ जी ने उसके लिए बताया जी। ठीक है। अगर दूसरी किसी तरह की शिकायतें, देखिए इसमें एक पॉइंट मैं आपको पहले कहना चाहूँगा। नॉर्मली क्या होता है कि उपभोक्ता जब चीज़ें खरीदता है, पहली चीज़ जो हमको कहीं भी उपभोक्ता फोरम में जाकर के अगर शिकायत दर्ज करनी होती है वो होती है पहला उसके साथ उसका बिल या गारंटी कार्ड। उपभोक्ता सारी चीज़ें जब खरीदता है लेकिन इस तरह की चीज़ों को, पेपर्स को संभाल के नहीं रखता, और अंत में वो आपको अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है कि जब, क्योंकि किसी भी फोरम पे जब आप जाएंगे, कोई अगर गारंटी वहाँ पे नल एंड वाइड हो रही है, कंपनी अगर उसको पूरा नहीं कर रही है, तो आपको कुछ ना कुछ अपना खरीदी का सामान, कुछ परचेजिंग, कुछ वाउचर आपको देना पड़ेगा, गारंटी कार्ड देना पड़ेगा। तो पहला तो मैं ये सजेशन दूंगा इसके लिए, मेरा सुझाव रहेगा कि कोई भी चीज़ अगर आप खरीदते हैं और उसका जितना गारंटी पीरियड है तब तक उसकी चीज़ों को, पेपर्स को संभाल के रखें। 1 साल की गारंटी किसी प्रोडक्ट की है और 6 महीने के बाद भी प्रॉब्लम आई, आप पेपर ढूंढते हैं, पेपर मिलता नहीं है। फिर पहली चीज़ आप ये लेके जाते हैं, जिला उपभोक्ता फोरम में जाते हैं, देन उसके बाद फिर राज्य और उसके बाद नेशनल में वहाँ जाता है। एक चीज़ में हमेशा ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर केसेस में कंपनी जब हारती है तो कंपनी को अपील का अधिकार जो है वो कई जगह नहीं होता है, लेकिन उपभोक्ता अगर हारता है तो उसके पास अपील का अधिकार होता है। क्या बात है, बिल्कुल सही। तो मतलब अंतिम सोपान तक संरक्षण की पूरे प्रयास जी, हैं। जी, जी, एक जी। कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। जी। नंदस्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी से। जी। हेलो हेलो जी, नंदस्वरूप जी, स्वागत है, सवाल हाँ, कीजिए। नमस्कार सर, मैं नमस्कार। सर मैं जानना ये चाहता हूँ कि अगर कोई सामान हम मार्केट में खरीदते हैं, खाने वाले या पीने वाले कोई सामान खरीदते हैं, तो उसका रेट सही है, डेट सही है, डेट सही है, और बिल देते हैं, वो बिल जो है वो जो मशीनों द्वारा निकाला जाता है वो कुछ दिन के बाद उड़ जाता है, उसका पेपर ही उड़ जाता है, उसमें कुछ नहीं बचता। तो ऐसी दशा में अगर सामान हम खोलते हैं, वो खराब सामान निकलता है, तो किसी बिल जो निकला उसको पेपर उड़ गया, तो हम कैसे शिकायत करेंगे, कैसे जो है न्याय पाएंगे? बिल्कुल, आपका सवाल सबके लिए है और बहुत अच्छा सवाल उन्होंने किया। आजकल कंप्यूटराइज जो बिल निकलते हैं वो इरेज हो जाती हैं कुछ समय बाद, तो क्या सलाह देना चाहेंगे? उसका एक बहुत अच्छा सा तरीका है। आपके पास एक बहुत अच्छी चीज़ जो हाथों में आपके हमेशा रहती है वो आपका मोबाइल फ़ोन है। जैसे ही आपके पास बिल का प्रिंट आता है उसकी फ़ोटो खींच के रख लीजिए। चाहे आप उसके बाद बिल को अब फेंक देंगे, फाड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे, कुछ नहीं होगा। वो बिल की फ़ोटो को जो आपके फ़ोन में सेव्ड है वो पूरी तरह से वैलिड है। आप उसको दे जाके अपने किसी भी क्लेम को ले सकते हैं, क्योंकि वो जो ट्रांजैक्शन नंबर बिल पे मेंशन्ड है वो ट्रांजैक्शन नंबर कंपनी के रिकॉर्ड्स में भी है। तो बिल की फोटो जो आप अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करते हैं वो बिल्कुल आपके काम आ सकती है। आप उसको यूज़ करके अपना क्लेम किसी भी तरह और उसकी फोटो कॉपी भी आप निकलवा के रख सकते दूसरा मैं इसमें सुझाव, जैसे अभी इन्होंने नंदकिशोर जी ने कुछ खाने पीने के आइटम्स के बारे में भी बात की। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए खाने पीने के आइटम्स जो भी होते हैं उनकी वैलिडिटी ज़्यादा में ज़्यादा 3 महीने तक होती है। तो जब आप परचेज करते हैं तब वो डिलीट नहीं होती है, उस समय आपको बिल्कुल प्रिंटेड मिलती है। अगर उस समय वो नहीं आपको दिख रही है तो आपको वो प्रोडक्ट लेना ही नहीं चाहिए, वो प्रोडक्ट आपको लेना नहीं चाहिए। लेकिन 3 महीने के हिसाब से अगर वो है और आपको वैलिडिटी दिख रही है तो आप ले सकते हो उसको। उसके बाद अगर उसमें कोई कंप्लेन आती है तो आप बिल्कुल शिकायत कर सकते हैं। कुल मिला के मूल बात ये है कि आप कुछ भी वस्तु खरीदें, कुछ भी सेवा लें, उसके बदले उसका कैश मेमो जरूर अपने पास संभाल कर रखें। जी, है ना। चलिए अब हम आते हैं अपने मूल विषय पर। जी, आयकर में बचत के और निवेश के जरिए किस तरह से होता है। तो संजय जी कि आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि आयकर में बचत कैसे की जाए और निवेश के साथ साथ कैसे संभव है ये? देखिए ऐसा है, आयकर में बचत के लिए जैसा कि ATC के अंदर 1,50,000 तक की प्रोविजनिंग है। आप साल में 1,50,000 रुपये डाल करके उसमें कौन से अलग अलग उसके जो ऑप्शंस हैं वो हम चर्चा करते हैं, लेकिन आप 1,50,000 रुपये तक उसमें ले सकते हैं। अब 1,50,000 आदमी को कहने के लिए 1,50,000 होता है, लेकिन जो व्यक्ति 30% के स्लैब में है उसके लिए 45,000 रुपये का टैक्स उसके ऊपर बचता है। यानी पहले ही दिन उसने 45,000 रुपये बचा लिए। इसके ऑप्शंस ये होते हैं कि जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो प्रीमियम आप देते हैं वो एक इसमें ऑप्शन हो सकता है। म्यूचुअल फंड में इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स होती हैं, वो एक ऑप्शन आपके पास हो सकता है। NPS ATC के अलावा है, NPS की 50,000 की बात हम अलग करेंगे। प्रोविडेंट फंड आपका जो है वो उसमें आ सकता है। बच्चों की ट्यूशन फीस जो है वो उसके अंदर आ सकती है। ये सारे प्रोविजनिंग जो हैं ये इसके अंदर किए जा सकते हैं। अब नॉर्मली हमारे यहाँ कई लोग हैं, हम लोग भी उसी में से हैं,
हम जब तक आखिरी तारीख नहीं आती है तब तक हम लोग इंतजार करते रहते हैं कि कर देंगे, अभी तो समय है, कर देंगे। स्वाभाविक मानसिकता बन चुकी है स्वाभाविक ये। है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको प्रेम जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, लास्ट मोमेंट का जो कहते हैं लास्ट ट्रेन पकड़ना, यानी मैंने कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो कॉरपोरेट्स में हैं, वो आखिरी 1-2 दिन में कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं और सिर्फ इसीलिए खरीदते हैं कि टैक्स बचाना है। अगले साल उनको उस प्रोडक्ट के बारे में ध्यान ही नहीं होता है कि मैंने पिछले साल ये प्रोडक्ट खरीदा था, मुझे उसको रिन्यू करना है, क्या करना है। अगले साल वो फिर एक नया प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और पुराना प्रोडक्ट जो है वो उनका लैप्स हो जाता है। बिल्कुल सही। तो अगर प्लानिंग करके करेंगे तो ये देखिए, हमारा सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, टैक्स के साथ साथ हम एक वेल्थ क्रिएट करेंगे। ओवर द पीरियड आप 10 साल 15 साल जब इन चीज़ों को चलाते हैं, देखते हैं, तो आप देखते हैं कि अच्छा खासा पैसा आपने जमा कर लिया है। तो प्लानिंग के साथ करें, साल की शुरुआत 1 अप्रैल से ही प्रण कर लें, भले ही आप हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा करते जाएं, बट 31 मार्च का इंतजार न करें। बिल्कुल सही है। सौरभ जी, जिस तरह से हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, आप जैसे विशेषज्ञ राय देते हैं, सुझाव बताते हैं कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, और बल्कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए सुनियोजित एक योजना बहुत ज़रूरी होती है। तो जिस तरह इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग की जाती है, उसी तरह अगर टैक्स की प्लानिंग भी की जाए, और आखिरी महीने में नहीं, क्योंकि उसके लिए भरपूर समय भी चाहिए, जी हाँ। तो किस तरह से इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग के साथ साथ टैक्स प्लानिंग की जाए? देखिए, आपका जब भी नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, जो कि कुछ ही दिन बाद 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। आपको एक चीज़ ये देखनी कि आपकी अप्रैल मंथ की जो सैलरी आएगी, हाँ, देखिए इसमें एक बहुत बड़ा लूप होल है। मार्च की सैलरी नहीं, मार्च की सैलरी आपको अप्रैल में मिलेगी, लेकिन अप्रैल मंथ की जो सैलरी आपको मिलेगी वो या तो अप्रैल 30 तारीख को मिलेगी या मार्च फर्स्ट वीक या मई आपको फर्स्ट वीक मई फर्स्ट वीक में मिलेगी। वो फर्स्ट सैलरी जब आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर की आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, उसी पैसे से आप इनकम टैक्स की सेविंग स्टार्ट करिए। अच्छा, ये बहुत ध्यान रखिएगा। इसमें आप पहले मंथ से अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको पूरा साल मिलता है अपने इन्वेस्टमेंट को छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके पूरे साल में डिवाइड करने का। इसी को प्लानिंग कहते हैं। नहीं तो लास्ट के मंथ्स में आपकी अन्यथा के इनकम टैक्स कंपनी काटती है, जो कि आपको बाद में रिफंड लेना पड़ता है। रिफंड में आजकल तो रिफंड बहुत फास्ट हो गए, पर फिर भी हम ऐसा मौका ना आने दें। हम पहले दिन से अपना इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें, प्लानिंग करें टैक्स प्लानिंग की। साथ में ये देख लें कि आपको कहाँ कहाँ पे इनकम टैक्स को बचाना है। जैसे कि संजय जी ने बोला, आप ATC में बचा सकते हैं 1.5 लाख रुपए। इसमें होम लोन भी आता है, मैं एक ऐड कर देता हूँ इसमें छोटा सा, एक आप होम लोन के प्रिंसिपल को ATC में ले सकते हैं। दूसरा 80D में भी आप सेव करिए। मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। मेडिकल इंश्योरेंस आपकी सारी की सारी जो सेविंग्स हैं आपकी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत काम आता है। तो आप मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए, अपना भी लीजिए, अपनी फैमिली का लीजिए, साथ में आपके घर में जो सीनियर सिटीजन हैं उनका लीजिए। तो 25,000 रुपये तक की टैक्स सेविंग तो आपको अपने खुद के फैमिली के उस पर हो जाएगी इन्वेस्टमेंट पे। दूसरा, आप सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 तक अलग ले सकते हैं इनकम टैक्स सेव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में NPS में भी 50,000 रुपये डालिए। NPS बहुत अच्छा फंड है। NPS में आपको जहाँ पे पेंशन्स नहीं है, क्योंकि 2004 के बाद जितने भी नए अपॉइंटमेंट्स हुए गवर्नमेंट सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर प्लस बिजनेसमैन, इनके लिए किसी तरह का पेंशन का प्रोविजन नहीं है। और भारत सरकार ने ये बहुत अच्छी योजना चालू करी है NPS में। इसके Tier 1 में NPS के 2 अकाउंट्स होते हैं, Tier 1 और Tier 2। Tier 1 अकाउंट में आपको 50,000 रुपीज़ तक के इन्वेस्टमेंट पे टैक्स में भी सेविंग होती है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप 50,000 ही कर सकते हैं, आप इसके बियॉन्ड भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा। Tier 2 अकाउंट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसका फायदा ये है कि आप कभी भी उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं Tier 2 अकाउंट से। जी हाँ, तो ये इसमें कुछ इस तरह के बेनिफिट्स हैं। तो अपना डे 1 से जैसे ही आपको सैलरी आ जाए, उस समय से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट कर दीजिएगा। तो ये सबसे अच्छी टैक्स प्लानिंग तो यही है कि हमने अच्छा, एक और इसमें चीज़ है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ELSS टैक्स सेविंग में, तो आप उसमें SIP कर सकते हैं। SIP बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे आप मार्केट के उतार चढ़ाव का बेनिफिट लेते हैं। जहाँ उतार चढ़ाव से डर लगता है, वहीं SIP में आप उतार चढ़ाव का फायदा लेते हैं। हाँ। तो ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है अगर आप अर्ली राइज करते हैं, अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। बिल्कुल सही। बिल्कुल समय रहते चेत जाना ही समझदारी होती है। जैसे कि संजय जी अभी आपने ही कहा था कि आखिरी में हम इंतज़ार करते हैं आखिरी तक। मान लीजिए कुछ ऐसे हो सकते हैं किसी कारण से या गलती से वो अभी चूक गए हैं,
जी। और या इसका एक एग्जांपल के जरिए बताऊं कि प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और जी। सिर्फ आखिरी ट्रेन आना बाकी है। जी, जी, अब जी। कहीं भी जगह मिले, वहां चॉइस आपके पास नहीं है कि इस बर्थ में ही जाना है, बिल्कुल। ये है, आपको जी, कुल जी। मिला के अपनी जर्नी पूरी करनी और है। एक चीज ये देखिए, इस मार्च जो 2024 है, इसमें तो आखिरी के 3 दिन और वर्किंग डेज है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको तो अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग 20 तारीख तक खत्म कर देनी चाहिए। इस बिल्कुल, वो फाइनेंशियल ईयर संजय जी में बेहतर जरूर बता ध्यान सकते हैं रखिए। कि अभी देखिए कितनी वर्किंग डेज उनको मिलने वाले हैं और हाँ, इतनी जल्दी आपको अपना डिसीजन भी लेना है। प्रेम जी, दूसरी एक चीज़ और भी है। देखिए, आप देखते हैं हर क्वार्टर में गवर्नमेंट आपसे एडवांस टैक्स मांगती है। बिल्कुल आप अगर अपनी प्लानिंग पहले से कर लेंगे तो आपको ये भी पता होगा कि मुझे एडवांस टैक्स भी कितना देना है। देना है, सही क्योंकि है। अगर 10,000 से ज़्यादा आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी निकलती है तो गवर्नमेंट आपसे वहाँ इंटरेस्ट ले लेती है। अच्छा अच्छा, अगर आपकी लाइबिलिटी जो है 10,000 से ऊपर जाती है, तो अगर आपने शुरू से ही अपने इन्वेस्टमेंट कर लिए हैं, ATC आपने कवर कर लिया है, तो आपके पास ये भी क्लियर हो जाएगा कि अब आपको एडवांस टैक्स कितना भरना है। राइट। कितना तो उसके लिए आपको 15 दिसंबर, 15 मार्च, अभी देखिए आप 15 मार्च आज आखिरी तारीख थी एडवांस टैक्स भरने की इस साल की जो है। अच्छा अच्छा, तो अगर उसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं तो आप एक तरह से वहाँ भी सेविंग करेंगे, क्योंकि जो इंटरेस्ट आपको लगेगा ITR भरते समय वो भी आपका बचेगा। तो चीज़ें जैसे भी सौरभ जी ने बोला, बिल्कुल जितना जल्दी फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही आप प्लानिंग करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और देखिए, एक आदत जब बन जाती है, जो एक हैबिट आपकी बन जाती है ना, वो आदत आपको बहुत आगे ले जाती है और आपकी आने वाली पीढ़ी भी उसी को फॉलो करती बिल्कुल। है। ये आपने बहुत लाख टके की बात कही कि आदत बहुत जरूरी है। वो आपका जी। स्वभाव अगर बन जाए, चाहे वो निवेश के संबंध में हो या किसी और योजना के जी। संबंध में हो, तो आपकी सफलता की चांसेस बहुत देखिए बढ़ते क्या होता है ना, हम लाइबिलिटीज के प्रति तो बहुत वो रहते हैं कि नहीं फलानी तारीख को हमें इतना पैसा देना है, चाहे किसी भी तरह का आपने लोन ले रखा हो, कुछ भी आपने ले रखा हो। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट का टाइम आता है तो वहाँ हम लापरवाह हो जाते हैं। बिल्कुल। जबकि इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट क्रिएट कर रहा है और लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी है ही। तो ऐसा क्यों? तो आप जो करेंगे वही आपकी पीढ़ी आपसे सीखेगी। आखिरी समय की आदत मत डालिए, आप अपनी पीढ़ी को, बच्चों को गलत मैसेज देंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि सौरभ जी, घोड़ा भले ही कितना भी ऊर्जावान हो, तेज दौड़ने वाला हो, लेकिन लगाम बहुत ज़रूरी है। जब लगाम के इशारे पर ही वो अपने दिग्दर्शन उसको मिलता है। अच्छा, अब मान लीजिए कि इस समय कम है, जी। कुछ गिने चुने वर्किंग डेज ही हैं, 4-5 दिन मुश्किल से जी मिल हाँ, पाएंगे। जी हाँ। ऐसे में अगर कोई चूक गया है तो उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि अब वो आयकर बचत के लिए कौन से विकल्प चुने? देखिए, अगर चूक गए हैं तो उसका कोई विकल्प नहीं है। आपको समय रहते सेम फाइनेंशियल ईयर में अपना इन्वेस्टमेंट को कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि अब देखिए सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हैं। जिस समय आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं उस दिन की डेट लॉक होती है। उस दिन आपका, उस दिन म्यूचुअल फंड में उस दिन से पहले आपके पास कंपनी अकाउंट में पैसा पहुंच जाना चाहिए ताकि NAV अलॉट हो सके। इंश्योरेंस में भी ऐसा ही है। तो सर, अगर वो डेट निकल जाती है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि हम उस पर्टिकुलर ईयर का टैक्स सेव कर सकें। और वैसे भी अगर आपने मान लीजिए कोई विकल्प चुना है टैक्स सेविंग का, तो उसकी पूरे डॉक्यूमेंट सहित जानकारी आयकर विभाग को देना होती है। वो तो हमें रिटर्न फाइल करते वक्त देनी रिटर्न है, फाइल करते जो वक्त। कि जिसकी आखिरी डेट 31 जुलाई हर साल रहती है। हाँ हाँ, बट आपको इन्वेस्टमेंट तो करंट फाइनेंशियल ईयर में ही करना होता है। बिल्कुल। और नेक्स्ट ईयर, जिसको असेसमेंट ईयर कहते हैं, असेसमेंट ईयर 23-24 का 24-25 कहलाएगा, उस साल आपको ITR फाइल करके अपने पुराने जितने भी लेखा जोखा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करना होता है। तो आपके पास कुछ ऑप्शन बचता नहीं है अगर आप लेट हो जाते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और 31 मार्च से वैसे पहले भी संजय मीरानी जी, आजकल आयकर विभाग के इस तरह का जो सॉफ्टवेयर हैं जी। वो बड़े पारदर्शी बहुत भी पारदर्शी हैं हैं। और पकड़ने वाले भी हैं। अब बिल्कुल। बच पाना मुश्किल है। प्रेम जी, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, सौरभ जी ने तो बात बिल्कुल सही कही कि जी, 31 तारीख तक तो आपको करना ही है। अब मैं इसमें उन दर्शकों के लिए बात करूँगा जी जी, जो सुनने के बाद भी कई बार सुना और निकाल दिया। ठीक है, तो देखिए, पहली चीज़ ये कि आज की तारीख में फिजिकल पेपर का काम खत्म हो चुका है। बिल्कुल। ऑनलाइन के केस में छुट्टियां कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, जी। सैटरडे और संडे भी आपका काम हो सकता है। और फिर भी अगर कोई सज्जन 31 मार्च तक अगर चूक गए और 31 मार्च को रात को 11 बजे उनको ख्याल आता है हाँ। कि मैंने इस साल कुछ नहीं किया है, और अगर वो अपने बैंक को नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो वहाँ जाएं और टैक्स वाली FD जो 5 साल की लॉकिंग होती है वो 1.5 लाख की बना दें। अच्छा, 31 मार्च रात को 11 बजे भी। जी जी जी,
क्योंकि वो ऑनलाइन बनेगी, उसमें बैंक आवर्स की कोई बिल्कुल, जरूरत नहीं बिल्कुल, है बिल्कुल। और वो अपना टैक्स बचा सकते उसमें हैं, काउंट करके वो वो बिल्कुल अपना टैक्स बचा सकते जी, हैं। जी। क्योंकि देखिए कई बार आदमी व्यस्त होता है, कई बार भूल जाता है, कुछ भी हो जाता है, जी, जी। तो ऑनलाइन की वजह से छुट्टियां अब मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि आपको कोई फिजिकल फॉर्म ऑनलाइन तो 24/7 फिजिकल आपके देना लिए नहीं आपके है। तो हाथों मैंने में है। आपको बताया हमेशा ना आपके सामने कि है। आप आखिरी गाड़ी 31 मार्च रात को 11 बजे भी पकड़ सकते हैं। बिल्कुल, अब आपकी बिल्कुल। किस्मत खराब हो और बैंक का सर्वर काम नहीं हाँ, कर रहा हाँ, है, वो एक तो अलग वो बात वो है, एक बिल्कुल। अलग चीज है। एक कॉलर और हमसे जुड़ चुके हैं, मुरलीधर जी महाराष्ट्र से। जी हेलो मुरलीधर जी, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ, सुन रहे हैं सर। सवाल सर कीजिए साहब। आपने जो म्यूचुअल फंड की बात की है, हाँ जी, तो म्यूचुअल फंड सर अपने को अगर राष्ट्रीयकृत बैंक से लेने की समझो लिया तो अच्छा है कि या एचडीएफसी या एक्सिस बैंक, तो उसमें पैसा जाने की कुछ चांसेस रहती है? तो नहीं देखिए, हम नाम तो किसी संस्थान का या कंपनी का नहीं बताएंगे। हाँ, सेक्टर वाइज जरूर आपको सलाह दे सकते हैं। नहीं, देखिए, हाँ, आप प्लीज आप कंटिन्यू करिए। देखिए उनका जो क्वेश्चन है वो जहाँ तक ये है कि प्राइवेट सेक्टर से लेना चाहिए या गवर्नमेंट की जो नेशनलाइज्ड companies बैंक हैं, से। तो देखिए ऐसा है कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का अगर नाम पूरा पढ़ें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड का पूरा नाम भी एसबीआई म्यूचुअल फंड प्राइवेट लिमिटेड ही है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज जितनी भी हैं वो सभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, सभी कंपनीज सेबी से रेगुलेटेड हैं। तो आप ये बिल्कुल शंकित मत होइए कि ये मेरा पैसा कहाँ सेफ है कहाँ सेफ नहीं है। आप हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एक बार कंसल्ट करिए कि कौन सा फंड मेरे लिए सूटेबल है। तो वो आपको इन तमाम जो इतनी 22, 44, करीब 45 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं और आती भी जा रही हैं, हाँ। उनमें से ज़रूर आपको वो कोई ना कोई अच्छा सा फंड सजेस्ट करेंगे। बाकी आप चाहे एचडीएफसी से लें, चाहे आईसीआईसी से लें, चाहे एसबीआई लें, मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। सारी कंपनीज अच्छी हैं, उनके फंड्स आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ डिस्कस करके लीजिएगा, निश्चित ही वो आपकी हेल्प करेंगे और आप ज़रूर एक अच्छी एसेट्स क्रिएट कर पाएंगे अगर आप इंडिया के कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड से करें चाहे किसी और माध्यम से आप करें। मैं आप इसमें एक please चीज़ जोड़ना चाहूँगा। हाँ जी, देखिए ऐसा है, टैक्स के लिए जब सारी चीज़ें, अभी मैंने आपको बोला कि जैसे टैक्स में बैंक में आप एफडी बनाते हैं, हाँ। उस एफडी का लॉकिंग 5 साल है, ठीक है। ईएलएसएस जो टैक्स का प्रोडक्ट है जो म्यूचुअल फंड के पास है, सबसे लोएस्ट लॉकिंग पीरियड जो है वो वही प्रोडक्ट हाँ है, जी। सिर्फ और सिर्फ 3 साल। आप कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेते हैं उसका टेन्योर मिनिमम 10 साल, 15 साल, 20 साल कुछ भी हो सकता है। बैंक एफडी 5 साल हो सकती है। एनपीएस आप जब तक 60 साल के नहीं हो जाते तब तक एनपीएस कंटिन्यू रहेगा। पीपीएफ में आप पैसा डालते हैं, मिनिमम 15 साल का टेन्योर है। सबसे स्मॉलेस्ट अगर पीरियड कोई है 3 साल का, तो वो सिर्फ ईएलएसएस जो है, जो म्यूचुअल फंड का, जो आपको एटीसी का बेनिफिट देता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी एज के अकॉर्डिंगली आप उस हिसाब से प्रोडक्ट चूज कीजिए। और अब तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी पहले एक्टिव फंड्स होते थे, अभी पैसिव फंड्स आ गए। पैसे फंड आ गए, पैसिव बिल्कुल, फंड्स में वॉलेटिलिटी न के बराबर है। तो अगर आप किसी अपने एडवाइजर से सलाह लीजिए, एक्टिव फंड ना जाके पैसिव फंड पे जाइए, तो 3 साल का मिनिमम आपको पीरियड मिलेगा, वो आप कर सकते हैं। जी जी। ये मेरी तरफ से कोई एडवाइस नहीं है, मैं आपको नहीं, एक advice प्रोडक्ट हम का देते भी नहीं है, मैं हम आपको सिर्फ एक जानकारी प्रोडक्ट जागरूकता का के लिए। फीचर बता रहा हूं बिल्कुल। कि इस तरह से प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, डे बाय डे नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेने से पहले आप किसी की सलाह जरूर ले लें। तो संजय जी, थोड़ा सा अब आपने पैसे फंड का नाम ले ही लिया है जिक्र जी। की, तो पैसे फंड के बारे में और दर्शकों तक जानकारी पहुंचाए कि ये एक्टिव फंड की बनिस्बत किस तरह से ये अलग है। हाँ, देखिए जैसे कि आप लोगों ने देखा, निफ्टी 50 जो है हमारा मेन एनएससी का जो है मेन बेंचमार्क है। बिल्कुल। अभी निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनीज होती हैं। एक्टिव फंड्स क्या होते हैं? एक्टिव फंड्स वो होते हैं जहां फंड मैनेजर अपने हिसाब से कंपनियों को वेटेज देते हैं। वो किसी कंपनी में मैक्सिमम 10% जा सकते हैं, तो वो किसी भी कंपनी में 10% वेटेज, किसी को 2%, किसी को 5%, ऐसा वेटेज करके जो उनको ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंगली देते हैं। तो वहाँ एक्टिवली मैनेजमेंट होता है, वो एक्टिव फंड कहलाते हैं। पैसिव फंड जो होते हैं वो जस्ट लाइक एक कॉपी पेस्ट होते हैं, जैसे निफ्टी 50 में जिस कंपनी का जो भी वेटेज है उसी वेटेज के अकॉर्डिंगली उन्होंने उसको जो है सेट कर दिया है। कल निफ्टी में से कोई कंपनी बाहर हो जाएगी तो उस फंड में से वो कंपनी को बाहर कर देंगे। नई जो ऐड हो जाएगी
उसको ला देंगे। किसी कंपनी का वेटेज कम हो गया तो ये उसमें वेटेज कम कर देंगे, जस्ट लाइक जैसे कॉपी पेस्ट जो होता है। तो वो एक्टिवली मैनेज फंड नहीं होते हैं। अब चूंकि एक्टिवली मैनेज नहीं है, और निफ्टी तो आज आप देख रहे हैं कि निफ्टी 95 से 0 से कहाँ से शुरू हुआ था और आज निफ्टी 22,000 पे ट्रेड कर रहा है। आगे आने वाले समय में ये 50,000 भी देखेंगे हम बहुत जल्दी, वो भी चलेगा, क्योंकि देश तो हमारा आगे चल रहा है, तरक्की हो ही रही है। तो ऐसे में क्या है, पैसिव फंड्स में कस्टमर के लिए रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वॉलेटिलिटी ना के बराबर है, पैसा उसका बन रहा है, और ईएलएसएस में पैसिव फंड्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो ये पैसिव और एक्टिव का बेसिकली फर्क है, फर्क होता है जी। इनमें से वैसे किसका चयन बेहतर हो सकता है सौरभ जी? देखिए, मैं आपसे इस चीज़ में ऐड करना चाहूँगा कि जो एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं उनका ये टारगेट होता है, उनकी एक कोशिश होती है कि हम निफ्टी और सेंसेक्स के रिटर्न्स को बीट कर पाएँ। अच्छा, तो फंड मैनेजर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि मुझे, अगर सपोज किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेंसेक्स में या निफ्टी में वेटेज अगर मान लेते हैं 2% है, और अगर फंड मैनेजर को लग रहा है कि मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, तो वो अपने फंड में एसबीआई का लोकेशन 2% ना लेके 5% या अप टू 10% तक जा सकते हैं। ये ही एक्टिव फंड और पैसिव फंड्स में डिफरेंस होता है। एक्टिव फंड्स मार्केट से अलग चलते हैं। हो सकता है कि अगर निफ्टी में 10% का फॉल है तो एक्टिव फंड 7% ही गिरे, या अगर निफ्टी में 10% का फॉल है और अगर ज़्यादा एग्रेसिव फंड है एक्टिव फंड, कहना चाहिए इसका हाई बीटा है, तो वो निफ्टी से ज़्यादा गिरेगा। और पैसिव फंड्स जो रहेंगे वो जितना निफ्टी या सेंसेक्स गिरेंगे उसको वो कॉपी करेगा। थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बहुत माइन्यूट सा, जिसको ट्रैकिंग एरर बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो सिर्फ ये अंतर है। अगर कंक्लूड करूं मैं, तो आपका पैसा एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स दोनों जगह पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कुछ एक तरह के पैसिव फंड्स आ रहे हैं जैसे इक्वल वेटेड पैसिव फंड्स होते हैं, जो जिसमें पूरी, मान लीजिए निफ्टी में कंपनीज 50 कंपनीज हैं, तो 2% हर एक कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, उसको इक्वल वेट बोलते हैं। तो आप इस तरह के भी पैसिव फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका पैसा हर जगह होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने 4 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स ले लिए, इसको डाइवर्सिफिकेशन नहीं कहते हैं। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, डाइवर्सिफिकेशन का ये मतलब होता है कि 2 ऐसे जगहों पे, 2 ऐसे इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट्स जो आपस में रिलेटेड ना हो, जैसे गोल्ड और इक्विटी। ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, या तो गोल्ड बढ़ेगा या इक्विटी बढ़ेगी, या कभी कभी दोनों भी बढ़ सकते हैं। सेक्टर अलग अलग होना चाहिए। सेक्टर भी अलग अलग नहीं, दोनों ही इन्वेस्टमेंट अलग होना चाहिए। गोल्ड, इक्विटी, रियल एस्टेट तीनों अलग है। बिल्कुल, इसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं एक्चुअल में। तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए, एक्टिव फंड्स इंक्लूड करिए, पैसिव फंड इंक्लूड करिए, गोल्ड इंक्लूड करिए। अब तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है गोल्ड में पैसा लगाने के लिए, जहां पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू आरबीआई 2.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रही है, और कैपिटल गेन्स भी नहीं लग रहे हैं आपको। अगर आप उसको 8 साल तक पूरा कंप्लीट होल्ड करते हैं टिल मैच्योरिटी तक, तो आपको उसमें हर साल 2.5% इंटरेस्ट मिला, यानी 8 साल में टोटल 20% ब्याज मिल गया आपको जी। और वो भी किस पोर्शन पे, जो आपने इन्वेस्ट किया। हाँ जी। अच्छा, आप अगर उसको ऑनलाइन खरीदते हैं, यानी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उसका, तो भी आपको जो उसमें 50 रुपए पर ग्राम का डिस्काउंट मिलेगा। वो एक अच्छा तरीका है। तो अगर आपको गोल्ड से रिलेटेड प्लानिंग करनी है, आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में रखिए पैसे को। बेटर है हमेशा फिजिकल गोल्ड से। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर ऑलवेज बेटर देन होल्डिंग फिजिकल की तुलना में। सही है, चोरी भी नहीं होंगे, कोई डर नहीं है। जितनी बार सर्टिफिकेट चाहिए, आप ईमेल पे सर्टिफिकेट रहेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आप अपने डीमैट में ले लेंगे अगर उसको, तो जब मर्जी हो आप उसकी, आपको मार्केट प्राइस पे, उसको ट्रेडेबल प्राइस, नॉट मार्केट प्राइस, जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा हो उसको आप ट्रेड करके उसमें कर सकते। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, जैसे एक तो ये गोल्ड सोवरेन बॉन्ड, सौरभ जी ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बताया। लेकिन हाँ, दर्शकों एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप 8 साल पहले करने से पहले अगर उसको ट्रेड करते हैं, तो अगर उसको आप बेचते हैं, तो उस केस में जो आपने गेन किया है वो टैक्सेबल हो जाएगा, अगर आप 8 साल से पहले उसको करते हैं। अच्छा। दूसरी चीज़, जैसे पैसिव फंड और एक्टिव फंड की सौरभ जी ने बात की,
ये कस्टमर का बिहेवियर, कस्टमर का जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंगली उसको सेलेक्ट करना चाहिए। अगर वो एग्रेसिव प्रोफाइल है देन ऑलवेज उसको एक्टिव फंड्स की तरफ जाना चाहिए। जी। और अगर वो बेसिकली एफडी में ज़्यादा बिलीव करता है, उस तरह का प्रोडक्ट अगर वो उसका प्रोफाइल है, देन वो पैसिव फंड की तरफ जा सकता है, क्योंकि एक्टिव फंड में फंड मैनेजर ऑलवेज मार्केट को बीट करने की कोशिश करता है। अब इन चीज़ों के अलावा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, तो क्यों ना हम कोई एक ऐसा प्रोडक्ट ले लें जिसमें मुझे इक्विटी भी मिल जाए, डेट भी मिल जाए, गोल्ड भी मिल जाए और सिल्वर भी मिल जाए। तो उसके लिए प्रोडक्ट आज की तारीख में जो है वो है मल्टी एसेट प्रोडक्ट। इस तरह के प्रोडक्ट्स भी आ चुके हैं जिसमें इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर, आपको सारा कॉम्बिनेशन मिलेगा जिसके अंदर। तो वो भी एक प्रोडक्ट आ चुके हैं और वो मॉडरेट कैटेगरी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं, रिटर्न्स भी अच्छे बना के देते हैं। तो अभी तो प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली बहुत कुछ आ चुका है। तो समय के साथ साथ काफ़ी कुछ सुधार हो रहे हैं और काफ़ी सुविधाएं बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल। तो सौरभ जी, आपका मतलब यही था कि जैसे आज बफे पार्टियों का जो चलन है, तो जब हम जाते हैं तो हर स्टॉल से थोड़ा लेके सभी टेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। इस तरह इन्वेस्टमेंट में भी आप जो पोर्टफोलियो बनाए, हर सेक्टर का थोड़ा सा उसमें समावेशित कर रहे हैं उसको। बिल्कुल, हर एक तरह का इन्वेस्टमेंट आपकी बकेट में होना चाहिए। जी। और एक किसी भी जगह पे पूरा इन्वेस्टमेंट होना अपनी रिस्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है। अगर हमारा पूरा का पूरा पैसा रियल एस्टेट में ही है, जो कि बहुत रिस्की हो गया आता है अगर पूरा इन्वेस्टमेंट है तो, और अगर पूरा पैसा मेरा इक्विटी में है तो भी बहुत रिस्की है, अगर मेरा पूरा पैसा एफडी में है वो भी बहुत बड़ा रिस्क है। क्योंकि एफडी के साथ आप एक चीज़ हमेशा देखिए, जब भी आपने अपनी एफडी रिन्यू कराई होगी, ज़्यादातर समय आपको एफडी में इंटरेस्ट रेट रिन्यूअल के समय आपके पुराने रेट से कम मिला होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए, एक आपको छोटी सी मैं जानकारी दूंगा, आप जब भी बैंक जाते हैं, आप बैंक में हमेशा हायर ड्यूरेशन की एफडी करिए। जैसे कि आज अगर आप एफडी का रिटर्न अगर कुछ डेज की एफडी देखते हैं 555 दिन, तो हो सकता है उसमें आपको 8% मिल रहा हो, और हो सकता है 10 साल की एफडी में आपको 7.5 मिल रहा हो। लेकिन आप ये देखिए 555 दिन बाद बैंक को भी मालूम है कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, इसीलिए वो बैंक आपको आज कम रेट दे रहा है। अच्छा। इसलिए आपको आज ही 10 साल का एफडी का रेट लॉक इन कर लेना है। दूसरी बात, एक और चीज देखिए, अपने पोर्टफोलियो को एक और तरह से डाइवर्सिफाई करिए, डेट फंड जरूर लीजिए। इस वक्त डेट फंड्स लेना बेनिफिट हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में ज़्यादा बढ़े हुए हैं, और जब भी इंटरेस्ट रेट मार्केट में कम होते हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जिन्होंने डेट फंड में किया है उनके बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ती हैं। तो यानी कि इंटरेस्ट रेट कम होने से आपको अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा मिलता है। तो ये एक अच्छा समय है डेट फंड्स में पैसा डालने का, जिसमें आप लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के बॉन्ड्स में, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं फिर कहूँगा, इसके पहले आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एक बार इस बारे में ज़रूर बात करिएगा। तो वो आपको आपकी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कोई ना कोई डेट फंड ज़रूर सजेस्ट करेंगे। संजय मीरानी जी, इस तरह से हम पोर्टफोलियो बनाते हैं जी, और निवेश का मेरे मतलब भी लगभग पर्पज वही होता है इन्वेस्टमेंट का, कि इन्फ्लेशन को बीट कर पाएं या वेल्थ क्रिएट कर पाएं। बिल्कुल। तो इन वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ टैक्स सेविंग का भी अगर हम पोर्टफोलियो में डालें, तो किस तरह से आप पोर्टफोलियो सजेस्ट करना चाहेंगे कि जिसमें वेल्थ क्रिएट भी हो और आपका निवेश सुरक्षित भी रहे और आपको आयकर में भी छूट मिलती रहे? देखिए, आयकर छूट के लिए जैसे हम अभी प्रोडक्ट्स की बात कर चुके हैं ऑलरेडी, जैसे ईएलएसएस प्रोडक्ट, ईएलएसएस का एग्जाम दें, किस तरह से हम कितना % ईएलएस ले सकते हैं? देखिए, ईएलएसएस तो आपको पूरा 1.5 लाख का लेना है। 1.5 लाख से ज़्यादा ईएलएसएस लेने से आपको कोई फ़ायदा भी नहीं है उसके अंदर। अच्छा, क्योंकि आपको जो बेनिफिट एलटीसी का मिलेगा वो 1.5 लाख तक ही मिलेगा। तो 1.5 लाख तक तो आप वो ले सकते हैं। बाकी ये है कि उसके अंदर आप प्रोडक्ट अपने ऐसे चूज़ कीजिए, अपना पोर्टफोलियो जब आप बनाते हैं तो ऐसा बनाइए कि इन फ्यूचर आपके पास जो आपको टास्क जब पूरे करने हैं, बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड गोल निर्धारित कर लें। और उस गोल को निर्धारित करके मैं एक बहुत अच्छी आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप कहीं भी जब अपनी एक फाइल में कोई स्टेटमेंट रखते हैं, उसके ऊपर उस गोल की एक फ़ोटो लगा दें। अच्छा। तो जब भी आप अगर उस पैसे को तोड़ने की कोशिश करेंगे, वो फोटो काफी हद तक आपको कंट्रोल कर देगी कि नहीं, ये पैसा मेरे इस बच्चे की एजुकेशन का है और मुझे इसको रखना ही है।
बिल्कुल। तो आप गोल बनाइए बच्चों के हिसाब से, अपना जो भी है एजुकेशन के हिसाब से, रिटायरमेंट के लिए अपना जो भी गोल बनाए, ताकि उसको चलाते रहें। और देखिए, जितना लंबा पीरियड होगा उतनी इन्वेस्टमेंट आपको उसमें कम करनी है। हाँ जी। मनी की पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो दुनिया का 8वां चमत्कार है। जी। तो या तो आप पैसा ज़्यादा दीजिए या समय ज़्यादा दीजिए। तो अगर आपके पास समय है तो आप कम पूंजी भी डालेंगे तो वो भी बहुत बड़ा रिटर्न बना देगी। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो वहाँ आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन सारा इन्वेस्टमेंट आपका गोल्स ओरिएंटेड होना चाहिए। जैसे सौरभ जी ने भी बोला, डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अब आज ये देखिए कि अगर मुझे रियल इस्टेट में कुछ डाइवर्सिफिकेशन करना है तो आज रियल इस्टेट के लिए छोटे अमाउंट की ज़रूरत तो है नहीं, अमाउंट तो बड़ा चाहिए मुझको। और वो बड़ा वहाँ जाने के बाद अगर मान के चलिए कोई रूल्स रेगुलेशन ऐसे आ गए, पर्टिकुलरली किसी प्लेस से रिलेटेड या कुछ, तो कई बार ऐसा होता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाता है। अभी मैं उसमें से निकल भी नहीं सकता हूँ और मुझे पैसा भी वहाँ पे देना है। तो बहुत जल्दी इस तरह के भी फंड्स आ रहे हैं। जो हम रिट की बात कर रहे हैं, अब इस तरह के फंड्स आ रहे हैं कि आप छोटे छोटे टुकड़ों में पैसा डाल करके अब आप रियल एस्टेट में बड़ी प्रॉपर्टी के अंदर भी REITs के जरिए REITs काफी के कुछ है, जरिए, REITs बहुत अच्छा वो भी एक अच्छा ऑप्शन आ रहा है। तो डाइवर्सिफिकेशन करिए, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन ऐसा रखिए कि जब आपको ज़रूरत हो सिंगल क्लिक के ऊपर आपको पैसा मिल सके। राइट। आपका पैसा कहीं फंसना नहीं चाहिए। आप जीवन भर की अपनी पूंजी कहीं लगा देते हैं और आपके समय, जिस समय आपको ज़रूरत है और पैसा नहीं मिले, तो ऐसा न करें। सिंगल क्लिक पे पैसा आ जाए, इस तरह के आप इन्वेस्टमेंट करिए, बिल्कुल करिए। सौरभ जी ने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली, मैं भी बोलूँगा, गोल्ड फिजिकल मत लीजिए। फिजिकल गोल्ड में आप देखेंगे 1/4 तो उसके मेकिंग चार्जेस में हो जाता है, बिल्कुल सही है। प्लस आप जीएसटी देते हैं और आप लेते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो 3% जीएसटी और 25% यानी 28% तो डे 1 पे आपने अपना वैल्यूएशन खत्म कर लिया। तो अब वो 70 आपका जो है 2% 100% जब बनेगा तब तो आप उसके अंदर कुछ गेन करेंगे। तो पेपर गोल्ड ऑलवेज बेस्ट है। फिर आप उसको सुरक्षित रखने के लिए बैंक लॉकर भी तलाशेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो एक अलग से आप अलग से उसको पैसा देंगे। तो पेपर गोल्ड बेस्ट ऑप्शन। और गोल्ड का शायद सोवरेन बॉन्ड गवर्नमेंट का लाने का पर्पस भी यही था। बिकॉज देखिए प्रेम जी, गोल्ड हमारी रिक्वायरमेंट का 80% तो हम इंपोर्ट करते हैं, और गोल्ड एंड क्रूड ही ऐसी चीज है जिनके ऊपर हमारा मेजर जो है फॉरेन एक्सचेंज हमारा जाता है। तो अगर गोल्ड हम पेपर गोल्ड में कन्वर्ट कर लें तो हमारा एक बहुत बड़ा जो है फॉरेन एक्सचेंज का खर्चा जो है बच जाता है। आत्मनिर्भर भारत के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और जिस तरह से धन की देवी लक्ष्मी का पूरा आवरण ही स्वर्णमय माना जाता है जी, और लाडली लक्ष्मी जो भारत की नारियां हैं उनका भी बिल्कुल बड़ा आकर्षण सोने के प्रति रहता है। बिल्कुल तो कम से कम एक ये रहेगा कि इनके पास इतने तोला गोल्ड है। बिल्कुल है। और वो देखिए, वो गोल्ड बिल्कुल आसान है, जैसे सौरभ जी ने बोला ना, बिल्कुल। आप चलिए, आपको गोल्ड बेचना है, सपोज आपको 8 साल पीरियड नहीं है, आपको बच्चे की शादी आ गई, कुछ आके आइए आगे, आप क्लिक कर दीजिए ना, ज्यादा में ज्यादा टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। वैसे भी जो हमारे बुजुर्गों की वो परंपरा जो रही है, गोल्ड तो वैसे भी आपातकाल के लिए रखा जाता था कि जब भी आवश्यकता होती है आप उसको वक्त बेवक्त जो है, तो भाई ज्यादा में ज्यादा टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा और क्या होगा, लिक्विडिटी अवेलेबल इजीली। और दूसरा देखिए, डीमेट का सबसे बड़ा फायदा, जी। ईश्वर न करे कल को आपको कुछ हो जाता है और आपके डीमेट में वो पड़ा हुआ है, तो आपके परिवार को पता है वो वहां से वो मिसिंग में कहीं नहीं जाएगा, वो चीज वहां पड़ी रहेगी। जी हाँ। तो बेस्ट ऑप्शन है, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। सौरभ जी, वेल्थ की सुरक्षा के साथ हेल्थ की सुरक्षा पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। हेल्थ सेक्टर के लिए आप ऐसी कौन सी योजनाएं आप बताना चाहेंगे कि जो टैक्स सेविंग के लिए भी फायदेमंद होती हैं? देखिए, सबसे अच्छा तो हेल्थ इंश्योरेंस होता है जी, कि आप मेडिक्लेम पॉलिसी ज़रूर लीजिए। उसमें आपको 25,000 रुपीज़ तक का टैक्स सेविंग, अगर आप सीनियर सिटीज़न नहीं हैं, इंडिविजुअल सिटीजन्स हैं यानी आपकी फैमिली, और अगर आप अपने पेरेंट्स को उसमें कवर करते हैं तो 50,000 तक का आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट करके, इन्वेस्टमेंट ना बोलूँगा, उसको एक एक्सपेंस बोलूँगा क्योंकि वो रिटर्न में नहीं आना, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ गई, भगवान ना करे, तो वो आपका बहुत पैसा बचा सकता है। साथ ही साथ आप जो पैसा दे रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ वो किसी ना किसी के काम ज़रूर आता है। अगर हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है तो किसी को तो उसकी ज़रूरत पड़ी है। साथ ही साथ में आप अगर लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं, जैसे अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, तो उसके साथ में क्रिटिकल इलनेस राइडर आता है
क्रिटिकल इलनेस राइडर उसमें थोड़ा सा अमाउंट आपका बढ़ता है प्रीमियम का, पर अगर आप उसको ऐड करवाते हैं तो जो क्रिटिकल इलनेस होती है लाइक कैंसर, किडनी से रिलेटेड, स्ट्रोक, ब्रेन से रिलेटेड जो बड़ी बीमारियां हैं जिनके में खर्चा काफ़ी लगता है, उसमें एक मुश्त लमसम पेमेंट आपको कर देती है कंपनी अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए। आप मेडिक्लेम कंपनी से भी उसका क्लेम ले सकते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से भी उसका क्लेम ले सकते हैं, और ये बिल्कुल लीगल है क्योंकि एक जगह आपने फिक्स बेनिफिट किया हुआ है, एक जगह आपने रीइंबर्समेंट बेसिस पे किया हुआ है, तो आप दोनों जगह से उस क्लेम को भी ले सकते हैं और मॉडर्न ट्रीटमेंट्स में जा सकते हैं आप उसके थ्रू। कुछ हो सकता है आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी आपका वो ट्रीटमेंट कवर नहीं कर रही हो। जैसे अगर आज देखें कैंसर के केस में इम्यूनोथेरेपीज आई हैं, वो अगर कैंसर में अगर इम्यूनोथेरेपी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं कवर करी तो वो लमसम अमाउंट से आप कर सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस में टैक्स सेविंग के साथ साथ आपकी हेल्थ की भी सुरक्षा है, तो इसको जरूर करिएगा। साथ में कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज अपने प्रोडक्ट में हर साल का हेल्थ चेकअप भी देती हैं आपको, ताकि आपको बीमार पड़ने से पहले ही पता चल जाए कि मेरी बॉडी में क्या चल रहा है और मुझे क्या करेक्शंस करने हैं। तो इसका भी आप बेनिफिट ज़रूर उठाएं। आज ही अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र जो भी हैं आपके, उनसे ज़रूर कांटेक्ट करें आप। एक मैं और चीज़ ऐड करूंगा, ये इससे अलग है, एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है यूलिप्स का, बिल्कुल यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। देखिए आज जहाँ पे सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस टैक्सेबल होते जा रहे हैं धीरे धीरे, वहीं पे यूलिप में आज भी 2.5 लाख रुपए तक का साल का प्रीमियम का मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है। इसमें आपको मार्केट से रिलेटेड रिटर्न्स भी मिल रहे हैं, जो कैपिटल मार्केट के रिटर्न्स हैं, साथ में आपको इंश्योरेंस भी मिलता है और साथ ही साथ आपको जो मैच्योरिटी मिलेगी वो भी टैक्स फ्री मिलेगी। तो एक अपनी हर फैमिली मेंबर के नाम पे अगर आप 2.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेते हैं, इस तरह से अगर आप अपने टैक्स प्लानिंग करते हुए करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा टैक्स में बचत और साथ में ग्रोथ भी मिल जाती है। जी संजय मीरानी जी, इसके अलावा जैसे आपने कहा कि पेंशन, ये बात सही है कि पेंशन के प्रावधान धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, है ना, अब दूर की बात हो चली है, लेकिन उसके साथ ही सरकार ने नए विकल्प भी, ताज़े विकल्प कुछ सामने रखे हैं, जैसे अटल पेंशन योजना है, एनपीएस वगैरह, ये सारे उसी से संबंधित हैं। जी जी। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कोई यंगस्टर है, उसने कॉर्पोरेट में भी अगर ज्वाइन किया और उसके साथ अगर वो इन स्कीम से जुड़ता है जी, तो उसको क्या फ़ायदे उसके हैं, टैक्स सेविंग के लिए भी और लाइफ सिक्योरिटी? देखिए एक चीज़ बताऊँ मैं आपको। पहली चीज़ तो अगर मैं प्रोफाइल पोर्टफोलियो अगर हम बनाने की बात करें और इन्वेस्टमेंट की अगर हम शुरुआत करें किसी यंगस्टर्स के लिए, तो पहली चीज़ तो ये कि उसके पास प्रोडक्ट इस तरह के होने चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट करें। पॉइंट नंबर 1, आज आप ऐसा प्रोडक्ट कोई चूज़ कर रहे हैं जो आपको 7% का रिटर्न दे रहा है और 7% इन्फ्लेशन चल रहा है, इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी कैपिटल बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। और ओवर द पीरियड आपको शायद 1 साल 2 साल पता नहीं चलता, लेकिन 5 साल के बाद आप जाकर के देखते हैं कि आपकी पूंजी आधी रह गई है, क्योंकि अब उसमें वो चीज़ नहीं आ रही है जो 5 साल पहले आप कुछ खरीदने की स्थिति में थे। तो पहली चीज़ तो ये, कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए वो प्रोडक्ट इन्फ्लेशन को बीट करे। निवेश का लक्ष्य वो होता है, इन्फ्लेशन को जब वो बीट करेगा तभी जाके आपकी कुछ सेविंग होगी। जी। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरा, जैसे टर्म इंश्योरेंस के प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, आप कुछ भी लीजिए, कहीं से भी लीजिए, लेकिन टर्म इंश्योरेंस का प्रोडक्ट ज़रूर लीजिए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस एक बहुत छोटे प्रीमियम में एक बड़ा लाइफ कवर देता है और लंबे समय का देता है। आप 50 साल का प्रोडक्ट भी जो है वो ले सकते हैं और मज़े की बात यह कि वही प्रीमियम उसकी फिक्स रहेगी। अच्छा। आज अगर आपने 25 साल की एज में अगर 20,000 रुपये सालाना पे वो प्रोडक्ट ले लिया है और 50 साल ले लिया है, तो 75 साल की एज पे भी जाके आपके वो 20,000 रुपये ही लगेंगे। वो हेल्थ इंश्योरेंस की तरह चेंज नहीं होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस में हर 5-5 साल में प्रीमियम ब्रैकेट चेंज हो जाता है। अच्छा। वो उसके अंदर नहीं होता। तो वो जिस समय आप अपना कैरियर शुरू करें वो प्रोडक्ट एक ज़रूर ले लें। वो प्रोडक्ट आपको आपके अकॉर्डिंगली इनकम जो होती है वो प्रोडक्ट मिलता है। तो शुरुआत वहाँ से करें। देन जैसे हमने ELSS की बात की, हम NPS के ऊपर आ जाते हैं। NPS लंबे समय में, NPS में 2 पार्ट हैं, Tier 1 एंड Tier 2। Tier 2 वो है जो आप अपना कभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन Tier 2 तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप Tier 1 नहीं ले लेते हैं।
अच्छा यस, जब तक आपके पास टीयर 1 नहीं है तब तक अच्छा, आप ये दोनों साथ में लेना Yes. पड़ेंगे आपको। पहले टीयर 1 ले लीजिए। हाँ, हाँ। टीयर 1 ऐसा है कि टीयर 1 आपको एट द एज ऑफ 60 ही जाकर के टीयर 1 आपका खत्म होगा। अच्छा। बट टीयर 2 ये है कि आप अपने ओकेजनल जो भी आपको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें से निकाल सकते हैं। तो जब आप कोई भी एनपीएस का प्रोडक्ट लेते हैं, टीयर 1 आपने ले लिया और आपकी एज जितनी कम है उतनी फंड की स्ट्रेटजी जो है आप वो एग्रेसिव रखें, जी क्योंकि अगर आप उसको एग्रेसिव रखेंगे तो वो पैसा मल्टीप्लाई करती जाएगी। लेकिन अगर डे 1 पे ही आपने उसको मॉडरेट या कंजर्वेटिव कर दिया तो ओवर द पीरियड 20, 25, 30 साल गुजर जाएंगे, आप देखेंगे आपको 6, 7, 8% से ज़्यादा उसमें कोई रिटर्न नहीं मिला, तो वो पैसा आपके लिए कम हो जाएगा। इस 50,000 के ऊपर आप अलग से टैक्स बेनिफिट ले लेंगे। तो आप सोचिए ये कि अगर आप 30% के स्लैब में हैं और 50,000 आप देते हैं तो 15,000 तो डे 1 पे आप सेव कर लेते हैं और इसके साथ साथ मनी आपकी मल्टीप्लाई होती जाती है। तो टर्म इंश्योरेंस लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस जैसा सौरभ जी ने बोला, हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए, प्रोडक्ट कोई भी चूज कीजिए, इन्फ्लेशन को बीट करे। हेल्थ अगर नहीं होगा तो आपकी पूरी वेल्थ को खत्म कर देगा, खत्म कर देगा। वो आपको सही है। पता नहीं चलेगा कि किस दिन आपकी हेल्थ वाला बिल्कुल। प्रोडक्ट आपको वेल्थ को खत्म कर देगा। तो उसका बैकअप पहले बनाइए। आप प्लानिंग करते हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल की और आप ठीक चलते भी जाते हैं, सडनली कुछ ऐसा आता है, हेल्थ में इशू आ जाता है, आपकी सारी प्लानिंग खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो पोर्टफोलियो बनाते समय इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, देखिए अभी नई और पुरानी 2 टैक्स रिजीम आ गई हैं, कौन सी आपको सिलेक्ट करना है ये आप डिसाइड करेंगे। अब पुरानी रिजीम के अंदर तो आप जैसा चल रहे हैं 1.5 लाख का बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन नई रिजीम में आपको 1.5 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता है। अच्छा ठीक है, नई रिजीम में 7 लाख तक आप टैक्स अपना नहीं देंगे, 7 के ऊपर फिर सेम स्लैब आ जाएगा, बट आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर सकते, जी। ना एटीसी ना एटीडी, कुछ नहीं कर सकते आप उसमें। क्या होता है कि आज हम लोगों ने कई सालों से पुरानी रिजीम देखी है, चाहे फोर्सफुली, देखिए सेविंग ऑलवेज फोर्सफुली होती है, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सेविंग ऑलवेज फोर्सफुली होती है। आज अगर आपको साल में 1.5 लाख रुपया देना था तो आप भागते हैं 31 मार्च से पहले कि मैं 1.5 लाख रुपया जमा कर दूं, जमा कर। फोर्सफुली होती है। और आप ये देखते हैं अगर 15 साल आपने 1.5 लाख रुपया दिया है तो 37.5 लाख रुपए आप 15 साल में 1.5 लाख, 22.5 लाख रुपए आप दे रहे हैं, लेकिन वो 22.5 लाख कब 40 और 45 लाख बन जाता है कंपाउंडिंग होते होते। तो चाहे आपसे फोर्सफुली सेविंग ही कराई गई थी, लेकिन आपने एक वेल्थ क्रिएट कर ली, बिल्कुल सही है, ये तो है। वेल्थ क्रिएट कर ली आपने। तो इसीलिए क्या है, आप कोई भी टैक्स ब्रैकेट लें, गवर्नमेंट ने सारी सुविधाएं आपको दे रखी है, बट कुछ ऐसा इंतजाम कर लीजिए कि आपकी वेल्थ क्रिएट हो सके। 20 साल बाद आपको ऐसा ना लगे कि जो मिला था सब खत्म हो गया, अभी ठन ठन गोपाल हैं, अब क्या करूं मैं। तो वो स्थिति आपके साथ नहीं आनी चाहिए। जी बिल्कुल सही है। सौरभ जी, जिस तरह से समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है निवेश करने के लिए, या हर समय पर सही डिसीजन लेना भी एक बहुत बड़ी आपकी सूझबूझ का परिचायक होती है, उसी तरह एज फैक्टर भी बहुत मायने रखता है। जी ख़ास तौर से इंश्योरेंस की जब हम बात करें या इन्वेस्टमेंट की कहीं भी, तो जैसे कि अभी मीरानी जी ने कहा कि जितनी जल्दी आप चेतोगे उतने ज़्यादा फायदे आप ले बिल्कुल, पाओगे। बिल्कुल। तो एज फैक्टर किस तरह से प्रभावित करता है निवेश को और आपके टैक्स सेविंग को? देखिए, आप जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं, सपोज अगर आज किसी की पर्सन की 22 में जॉब लग जाती है तो उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होती है उस वक्त। हाँ, तो वो अपनी प्लानिंग्स को अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग हो, चाहे उनको किसी अपने घर को खरीदने के लिए डाउन पेमेंट करना हो, या अपनी किसी भी तरह की लाइबिलिटी को पूरा करना, और वो हो सकता है आपको केवल वेल्थ क्रिएशन भी करना हो। तो उसके लिए एज फैक्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो कम पैसे में, क्योंकि उसके पास लंबा समय है, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से उसका पैसा काफ़ी अच्छा ग्रो होगा और उसको अपने टारगेट्स को मीट करना बहुत आसान हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होता है, आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ बनती हैं, आपके फैमिली में मेंबर्स ऐड होते हैं और उनके फिर एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, तो आप उतना इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाते हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते और फिर आप देखते हैं कि अभी इमीडिएट गोल्स आपके सामने हैं, तो जनरली हमको लोन्स की तरफ जाना पड़ता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको हर एक अपनी लाइफ के टारगेट के लिए लोन मिल सकता है, चाहे एजुकेशन लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए होम नहीं मिलता है। बिल्कुल कभी भी आपको लोन रिटायरमेंट के लिए नहीं मिलेगा, उसकी प्लानिंग आपको खुद ही करनी है।
तो सबसे पहला अपना टारगेट बनाइए कि जिस दिन भी हम अपनी पहली जॉब की सैलरी लेंगे उस दिन से हम अपनी पहली एसआईपी रिटायरमेंट फंड में स्टार्ट कर देंगे। उसमें भी कर सकते हैं Yes. और पेंशन स्कीम में भी अपना योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। हर जगह अपने पैसे को रखिएगा। देखिए जो एनपीएस स्कीम्स हैं उनके जो रिटर्न्स आएंगे, जी हाँ। जो आपको बाद में पेंशन मिलेगी, वो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं जी। वो डिसाइड करेंगी। लेकिन जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना पैसा आपको साल की ज़रूरत है ये आप डिसाइड करेंगे जी जी। निकालना। संजय मीरानी जी, कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। संक्षेप में बताइए, होम लोन पेमेंट पर भी आयकर में छूट के प्रावधान हैं? जी, होम लोन के ऊपर इसके बाद मैं एक चीज़ और आपसे कहूँगा, अभी पहले होम लोन में हम चर्चा कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। होम लोन 2 पार्ट में होता है। होम लोन में आप प्रिंसिपल देते हैं और होम लोन में आप इंटरेस्ट भी आता है, बिल्कुल। ठीक है। तो होम लोन का जो प्रिंसिपल है ये अप टू 1.5 लाख आपका एटीसी में कवर होता है, और होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो 2 लाख रुपए तक का, वो आपको एक अलग से छूट मिलती है, 2 लाख तक ही मिलेगी। तो होम लोन इस तरह से आप 1.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए साल का जो है वो होम लोन के अंदर जो है आप वो बेनिफिट ले सकते हैं। अभी मैं एक इसके अलावा एक चीज़ और आपको कंक्लूड करूंगा। देखिए, रिटायरमेंट एज हमारे दिमाग में क्या होती है, 60 साल होती है, ठीक है। क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते कि फाइनेंशियल रिटायरमेंट में 45 या 50 साल की एज में ले लूं? क्या जरूरी है बिल्कुल। पैसे के लिए 60 साल की एज तक ही मुझे काम करना है? जी हाँ। आज अगर 20-22 साल में आप अपनी प्लानिंग शुरू कर रहे हैं तो 25 इयर्स बहुत हैं। बिल्कुल सही है। 45-50 के बीच में आप फाइनेंशियल रिटायरमेंट ले लीजिए, जीवन जीने के लिए दुनिया देखिए, एंजॉय कीजिए, पैसे के लिए 40-45 साल तक आप काम कीजिए, उसके बाद अपने पैसे को काम करने पे दीजिए। लगाइए। तो डे 1 से प्लानिंग ऐसी कीजिए, टारगेट ये लेके चलिए कि 25 साल ही मुझे पैसे के लिए काम करना है, इसके बाद पैसा मेरे लिए काम करेगा। आप अपना जीवन मजे से गुजारिए, एंजॉय कीजिए। जीवन के आखिरी क्षण तक आपको नौकरी करने की जरूरत क्यों है? बिल्कुल सही है। तो प्लानिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अच्छा, आज का एक आर्टिकल 80EEB है जी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लोन में, उसमें आयकर में छूट का कुछ प्रावधान जी है। जी 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 वो आयकर में आया है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट का नया नोटिफिकेशन और आ गया है, क्योंकि वाहन आजकल इलेक्ट्रिक सब्सिडी गवर्नमेंट ने अभी उनके पर और बढ़ा दी है, और उसको आगे नया नोटिफिकेशन देके अच्छा, आगे किया हुआ है उसको जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। तो वो भी जो है आपको एक बेनिफिट एक मिल रहा है, विकल्प मिलता वो भी एक विकल्प मिल रहा है। जी, लेकिन देखिए ना, वो सारे लोग विकल्प नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अब हाँ, एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर इलेक्ट्रिक जिसको रिक्वायरमेंट है वो वहां भी जा सकता है। हाँ, चलिए, बट हम कंक्लूड अगर फाइनल करें, प्रोडक्ट वो सिलेक्ट कीजिए जो इन्फ्लेशन को बीट करे, अर्ली प्लानिंग बनाइए, 20 से 25 साल काम कीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए पैसे के लिए काम करना। पैसा आपके बिल्कुल लिए अपने सही आप है, काम फिर करेगा। पैसे को काम बट पर टर्म लगाइए। इंश्योरेंस मस्ट अर्ली एज में, जी, जी। वही आपकी फैमिली को कवर चलिए संजय करेगा। मीरानी साहब, आप और सौरभ श्रीवास्तव जी, आप दोनों स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी धन्यवाद। अगली बार नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार।